कहानी की शुरुआत एक बैंक में होती है, जहां कुछ लोग अपने चेहरों को मास्क से ढककर अंदर घुसते हैं। अचानक एक गाड़ी बैंक के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से ब्रूस नाम का व्यक्ति बाहर निकलता है। उसने भी अपना चेहरा मास्क से छुपा रखा है। असल में ये सभी लोग बैंक को लूटने आए हैं। बैंक के अंदर घुसते ही ब्रूस और उसके साथी बैंक कर्मचारियों को धमकाते हैं और एक खास बॉक्स चुराकर वहां से निकल जाते हैं। सबको उम्मीद होती है कि इस बॉक्स में ढेर सारा सोना होगा, लेकिन जब वे बॉक्स खोलते हैं तो उसमें पैसे मिलते हैं, और वो भी उनकी उम्मीद से बहुत कम। ये देखकर सभी निराश हो जाते हैं और अगली बड़ी चोरी की योजना बनाने लगते हैं, जिससे उन्हें ढेर सारा पैसा मिल सके। इसी बीच ब्रूस के साथी चार्ली की मुलाकात एक वकील से होती है। वकील चार्ली को क्लार्क नाम के एक आदमी से मिलवाता है। क्लार्क चार्ली को बताता है कि उसके पास एक बड़ी चोरी का शानदार प्लान है। क्लार्क कहता है, ग्लासगो से लंदन तक एक ट्रेन चलती है। यह ट्रेन 12 घंटे का सफर तय करती है और हर पोस्ट ऑफिस पर रुकती है। इन पोस्ट ऑफिस से बड़ी मात्रा में पैसे ट्रेन में लौट किए जाते हैं। यह पैसा रॉयल ट्रेजरी का होता है, यानी यह क्वीन का पैसा है। ट्रेन की सिक्योरिटी उतनी कड़ी नहीं होती। अगर हम चाहें तो इस ट्रेन को लूट सकते हैं। यह सुनने के बाद चार्ली अपने बॉस ब्रूस के पास जाकर इस प्लान को बताता है। ब्रूस इस आइडिया को सुनकर तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है, हमें यह काम बहुत ही प्लानिंग के साथ करना होगा। चोरी लंदन के पास करेंगे ताकि ट्रेन में हर पोस्ट ऑफिस का पैसा मौजूद हो, लेकिन सबसे पहले हमें ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो ट्रेन के सिग्नल बदल सके। ताकि ट्रेन को किसी भी जगह रोका जा सके, ब्रूस और उसकी टीम एक ऐसे आदमी को ढूंढने निकलती है जिसे ट्रेन के सिग्नल बदलने का काम आता हो। उन्हें एक फ्लोरिस्ट मिलता है जो इस काम में माहिर होता है। उसे अपनी टीम में शामिल करने के बाद ब्रूस उसे उस जगह लेकर जाता है जहां ट्रेन को रुकवाने की योजना बनाई गई है। वहां वह फ्लोरिस्ट आसानी से सिग्नल की ग्रीन लाइट को रेड लाइट में बदल देता है, जिससे ट्रेन रुक जाए। इसके बाद क्लार्क, जिसने पूरी चोरी का प्लान बनाया था, चोरी की जगह से कुछ मील दूर एक छोटे से कस्बे में जाता है। वहां उन्हें एक घर पसंद आता है। असल में चोरी के बाद सारा पैसा इसी घर में छुपाना होता है। वह एक बूढ़ी औरत से उस घर को मुंहमांगे दामों पर खरीद लेते हैं। अब ब्रूस को अपनी टीम में 2 और लोगों की जरूरत है। एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रेन चला सके और दूसरा जिसे ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी हो। उन्हें जल्द ही दोनों मिल जाते हैं। इन दोनों को टीम में शामिल करने के बाद पूरी टीम उस घर पर पहुंच जाती है जिसे क्लार्क ने खरीदा था। ब्रूस अपनी टीम के सभी 15 सदस्यों को निर्देश देता है, यहाँ कोई भी अपने दस्ताने नहीं उतारेगा। हमें पुलिस के लिए कोई सबूत नहीं छोड़ना है। अब उन्हें अपने 16वें सदस्य का इंतजार होता है, जो उन्हें ट्रेन के अंदर की पूरी जानकारी देगा। थोड़ी ही देर में 16वां सदस्य टीम में शामिल हो जाता है और वह ब्रूस को जानकारी देता है कि ट्रेन की आखिरी 2 बोगियों में पैसे रखे गए हैं। अब वह दिन आ जाता है जब चोरी को अंजाम देना था। तारीख थी 8 अगस्त 1963। वर्टिकल बार सुबह के 3 बजे सभी टीम के सदस्य चोरी की जगह पहुंचते हैं। ये जगह लंदन से 40 किलोमीटर दूर होती है। जैसे ही ट्रेन आने वाली होती है, उनका साथी, जो सिग्नल बदल सकता था, सिग्नल को रेड कर देता है। ट्रेन रुकते ही पूरी टीम ट्रेन में चढ़ जाती है। इस ट्रेन में कुछ बोगियां होती हैं जिनमें सामान्य यात्री सफर कर रहे होते हैं। टीम उन बोगियों को ट्रेन से अलग कर देती है। इसके बाद उनके 2 साथी ट्रेन के इंजन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पायलट मौजूद होते हैं। वहां पहुंचकर वे पायलटों को काबू में कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। इनकी टीम का जो सदस्य ट्रेन चलाना जानता था, उसे उस जगह ले जाया जाता है जहां से ट्रेन को ऑपरेट किया जाता है, लेकिन वह ट्रेन चलाने में असमर्थ रहता है। वह बताता है कि इंजन में प्रेशर नहीं बन रहा है। अब असली ट्रेन ड्राइवर को बुलाया जाता है। ड्राइवर भी कोशिश करता है, लेकिन उससे भी ट्रेन नहीं चलती। यह कोयले से चलने वाली ट्रेन थी, क्योंकि उस दौर में इलेक्ट्रिक ट्रेनें नहीं थी। टीम को एहसास होता है कि जब उन्होंने यात्रियों की बोगियों को ट्रेन से अलग किया था, तो गलती से प्रेशर वाले पाइप को तोड़ दिया था। टीम के कुछ सदस्य जल्दी से पाइप को रिपेयर करने जाते हैं। पाइप की मरम्मत के बाद ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन को उस ब्रिज के पास लाया जाता है जहां पहले से ब्रूस ट्रक लेकर इंतजार कर रहा होता है। अब पूरी टीम ट्रेन की आखिरी बोगी में पहुंचती है, जहां ढेर सारे बॉक्स रखे होते हैं। इन बक्सों में पैसों से भरे बैग मौजूद होते हैं। टीम एक चेन बनाती है और जल्दी जल्दी सारे बैग्स को ट्रक में लोड कर देती है। सारा पैसा ट्रक में लोड करने के बाद ब्रूस ट्रेन के ड्राइवर को धमकी देता है, अगर तुमने आधे घंटे से पहले ट्रेन रोकी तो मैं तुम्हें कहीं भी ढूंढकर खत्म कर दूंगा। इसके बाद पूरी टीम पैसों को लेकर उस घर में वापस पहुंचती है,
जिसे खास तौर पर चोरी के बाद पैसे छुपाने के लिए खरीदा गया था। घर में सारा पैसा लाने के बाद ब्रूस, जो पिछले 60 दिनों से लगातार इस प्लान पर काम कर रहा था, बहुत थक चुका होता है। वह सोने चला जाता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि घर के अंदर पैसों का अंबार लगा हुआ है। यह इतनी बड़ी रकम होती है कि गिनना नामुमकिन हो जाता है। ब्रूस को एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। वह समझ जाता है कि सरकार इतनी जल्दी उन्हें नहीं छोड़ेगी, क्योंकि यह पैसा रॉयल खजाने का हिस्सा था और सीधे क्वीन का था। इस पूरी योजना में टीम के साथ मौजूद बूढ़े ट्रेन ड्राइवर को उसकी हिस्सेदारी देकर विदा कर दिया जाता है। चोरी की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि यह चोरी रानी के खजाने से की गई थी। इतनी बड़ी चोरी इतिहास में कभी नहीं हुई थी। रेडियो पर ब्रूस और उसकी टीम को खबर मिलती है कि किसी ने पुल के पास एक ट्रक देखा था। यह वही ट्रक था जिसमें चोरी का सारा पैसा लोड किया गया था। इसलिए ब्रूस अपनी टीम के साथ उस ट्रक को छुपाने के लिए उसे एक सामान्य ट्रक की तरह रंगवा देता है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। जल्द ही उन्हें जानकारी मिलती है कि पुलिस घटनास्थल से 30 मील के दायरे में आने वाले सभी घरों की तलाशी ले रही है। ब्रूस को पता चल जाता है कि पुलिस जल्द ही उनके ठिकाने तक पहुंच सकती है। ब्रूस और उसकी टीम मिलकर घर में मौजूद सभी सबूतों को मिटाने की कोशिश करती है। वे जितना सामान जलाया जा सकता है जला देते हैं। इसके बाद सभी को उनके हिस्से के पैसे बांट दिए जाते हैं। अलग होने से पहले वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर किसी को पकड़ा भी गया तो वह अपने साथियों का नाम नहीं बताएगा। इसके बाद सभी अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। इस मामले की जांच के लिए एक अनुभवी जासूस मिस्टर बटलर को नियुक्त किया जाता है। बटलर अपने काम में माहिर था और उसकी नजरें छोटे से छोटे सुराग पर होती थीं। उसे पता चलता है कि पास के एक छोटे से कस्बे में पिछले कुछ दिनों से काफी गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी। यह बात असामान्य थी, क्योंकि आमतौर पर वहां इतनी हलचल नहीं होती थी। बटलर को समझ में आ जाता है कि लुटेरों ने वहीं पर अपनी योजना बनाई होगी। वह उस पूरे कस्बे की तलाशी करवाता है और आखिरकार उस घर तक पहुंच जाता है जहां ब्रूस और उसकी टीम ने चोरी के पैसे जमा किए थे। उस घर में बटलर को कई सबूत मिलते हैं। उसे वहां उन बैग्स के टुकड़े मिलते हैं जिनमें पैसे रखे गए थे। इसके अलावा कुछ लोगों ने चोरी के दौरान दस्ताने नहीं पहने थे, जिसकी वजह से उनके फिंगरप्रिंट्स भी वहां मौजूद थे। जो सामान उन्होंने जलाने की कोशिश की थी वह भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। इस बार बटलर के पास सारे जरूरी सबूत मौजूद होते हैं। घर के अंदर से उसे एक लॉकेट मिलता है जो उसी फ्लोरिस्ट का होता है जिसने ट्रेन के सिग्नल बदलकर उसे रुकवाया था। बटलर उस लॉकेट की मदद से फ्लोरिस्ट के घर तक पहुंच जाता है। वहां उसे चोरी के कुछ पैसे भी मिलते हैं। पूछताछ करने पर फ्लोरिस्ट मान लेता है कि वह भी इस चोरी में शामिल था। वह बताता है, मेरा काम सिर्फ इतना था कि मुझे ट्रेन के सिग्नल बदलकर उसे रोकना था, लेकिन मुझे नहीं पता कि बाकी के चोर कौन थे और वे कहाँ हैं। इस बीच फॉरेंसिक टीम को उस घर में मिले फिंगरप्रिंट से एक और बड़ा सुराग मिलता है। उनमें से एक फिंगरप्रिंट चार्ली का होता है, जो पहले भी जेल जा चुका था। बटलर को यकीन हो जाता है कि इस प्लान में चार्ली का भी बड़ा हाथ है। ये सुराग बटलर को सही दिशा में ले जाता है और जल्द ही चार्ली को पकड़ लिया जाता है। दरअसल इस गैंग के हर सदस्य ने चोरी के दौरान कोई न कोई छोटी गलती कर दी थी। किसी के जूते पर पेंट लगा था तो किसी के बाल घटनास्थल पर रह गए थे। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से बटलर को सबको पकड़ने में मदद मिलती है। हालांकि इस पूरी चोरी का असली मास्टरमाइंड ब्रूस अब भी आज़ाद है। बटलर को पता है कि ब्रूस ही इस चोरी के पीछे का दिमाग है। पहले भी एक बड़ी चोरी में उसका नाम आया था, लेकिन तब सबूतों की कमी के कारण वह बच निकला था। इस बार बटलर के पास ब्रूस के खिलाफ हर जरूरी सबूत मौजूद है, लेकिन फिर भी ब्रूस कहाँ है इसका किसी को पता नहीं चलता। एक दिन बटलर ब्रूस के पुराने घर के पास पहुंचता है। वह देखता है कि वहां एक सीढ़ी लगी हुई है। उस घर में 2 कांस्टेबल पहुंचते हैं। दरअसल उस घर में ब्रूस और उसका परिवार रह रहा होता है, लेकिन कांस्टेबल उसे पहचान नहीं पाते और वहां से वापस चले जाते हैं। कुछ समय बाद कांस्टेबल्स को यह जानकारी मिलती है कि जिस घर में वे गए थे वह असल में ब्रूस का ही घर था। वे तुरंत इस बात की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को देते हैं, लेकिन जब तक पुलिस उस घर में पहुंचती है ब्रूस वहां से फरार हो चुका होता है। जांच के दौरान पुलिस को घर के अंदर से कुछ और लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस गैंग के बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लेती है। सभी आरोपियों को कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। पूछताछ के दौरान सभी ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया।
इनके अपराध को देखते हुए कोर्ट सभी दोषियों को 30-30 साल की सजा सुनाता है। यह सजा इंग्लैंड के इतिहास की सबसे बड़ी सजा मानी जाती है, क्योंकि चोरी हुआ पैसा रानी का था और यह शाही खजाना था। 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन बटलर अब भी ब्रूस को पकड़ने में नाकाम रहता है। वह इस केस को किसी भी हालत में सुलझाना चाहता है और उसे यकीन है कि इस चोरी को अंजाम देने में ब्रूस को किसी रेलवे अधिकारी ने मदद की थी, क्योंकि इतनी बड़ी योजना बिना अंदरूनी जानकारी के संभव नहीं थी। लेकिन अब तक किसी भी रेलवे अधिकारी का नाम जांच में सामने नहीं आया। 2 साल और बीत जाते हैं। अब इस चोरी को पूरे 4 साल हो चुके हैं। बटलर ने इस केस को सुलझाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वह ब्रूस तक नहीं पहुंच पाया। इस बीच बटलर की रिटायरमेंट का समय भी नजदीक आ गया है, लेकिन बटलर ने रिटायरमेंट लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, जब तक मैं ब्रूस को पकड़ नहीं लेता तब तक रिटायरमेंट नहीं लूंगा। एक दिन उसे एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है। वह व्यक्ति बटलर को उस जगह का पता बताता है जहां ब्रूस छुपा हुआ है। बटलर तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और ब्रूस को गिरफ्तार कर लेता है। ये फोन किसने किया और क्यों किया, इसका कभी पता नहीं चल पाया। ब्रूस को अदालत से सजा हो जाती है, लेकिन बटलर को अब तक उस रेलवे अधिकारी का पता नहीं चल सका जो इस चोरी की साजिश का हिस्सा था। असल में यह सिर्फ बटलर का शक था। आखिरकार बटलर रिटायर हो जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ट्रेन से जितने पैसे चोरी हुए थे, पुलिस सिर्फ 10% ही बरामद कर पाई। बाकी 90% का क्या हुआ, इसका कभी कुछ पता नहीं चला। इसी वजह से 1971 में इंग्लैंड की पूरी करेंसी को बदल दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि चोरी हुई करेंसी अब सिर्फ कागज के टुकड़े बनकर रह गई थी। पुलिस को अच्छे से पता था कि इतनी बड़ी रकम को कोई भी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। कई साल बीत जाते हैं। जेल में सजा काट रहे 16 चोरों में से 12 की मौत हो जाती है। सिर्फ 4 लोग बचते हैं, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया जाता है। रिहा होने के बाद ब्रूस के पास कुछ फिल्म निर्माता आते हैं। वे ब्रूस से कहते हैं, हम तुम्हारी कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम हमें पूरी सच्चाई बताओगे। इन फिल्म निर्माताओं का इशारा उस रेलवे अधिकारी की तरफ भी था जो इस पूरी योजना का असली मास्टरमाइंड था। पहले तो ब्रूस इनकार करता है। उसने उस रेलवे अधिकारी से वादा किया था कि वह कभी उसका नाम नहीं बताएगा, लेकिन अब उस अधिकारी की मृत्यु हो चुकी थी। इसीलिए ब्रूस ने सच्चाई बताने का फैसला किया। ब्रूस की गवाही के बाद इस घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। हालांकि आज तक ये पता नहीं चल पाया कि चोरी हुए 90% पैसे का क्या हुआ। क्या वह करेंसी बदलने से पहले खर्च हो गई थी, या वह पैसा हमेशा के लिए बेकार हो गया? आपका क्या मानना है? क्या वह पैसा इस्तेमाल हुआ, या वह सिर्फ कागज बनकर रह गया? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।